KBRs. Education beyond proficiency. नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का केवीआर्स में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग इंडियन पॉलिटी का एक सीरीज इस चैनल पे शुरू किए हैं। दोस्तों, उसी सीरीज का यह अगला भाग है। आज हम लोग 1813 का चार्टर एक्ट पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इस सीरीज में 4 बुक को लेके पढ़ रहे हैं। 4 बुक को मिला के यह सीरीज बनाया गया है, जिसमें कि भारत की राज व्यवस्था एवं लक्ष्मीकांत, उसके साथ साथ भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, एनसीईआरटी की बुक है 11th क्लास की, साथ ही लुसेंट का पॉलिटी का सेक्शन, और भारत का संविधान एक परिचय, डॉक्टर डी बसु के द्वारा लिखी गई बुक। इन चारों बुक को मिला के हम लोग यह लेक्चर तैयार किए हैं। अगर आप लोग इस लेक्चर सीरीज को पूरा देख लेते हैं तो पॉलिटी के लिए आप लोगों को कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा। बस आप लोगों को 2 काम करना पड़ेगा, एक तो रिवीजन करना पड़ेगा और दूसरा टेस्ट सीरीज देना पड़ेगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, चलिए अब हम लोग चार्टर अधिनियम 1813 यानी चार्टर एक्ट 1813 को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस एक्ट की क्या क्या विशेषताएं थी। दोस्तों, इस एक्ट की जो पहली विशेषता थी वह भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त करना, यानी कि 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर के द्वारा अधिकार मिला तो वह उसे भारत तथा एशिया के देशों में व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त था। लेकिन इस एक्ट के द्वारा व्यापार करने का एकाधिकार उनसे छीन लिया गया। अब और भी कंपनी भारत में आके या एशिया में आके व्यापार कर सकता था। साथ ही साथ दोस्तों, चाय और चीन के साथ जो कंपनी का व्यापार था उस पर एकाधिकार जारी रहा। दोस्तों, इस एक्ट का एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह था कि ईसाई धर्म प्रचारकों को अब भारत में आकर धर्म एवं अंग्रेजी का प्रचार करने की अनुमति मिल गया था। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ जितना भी पॉइंट इसमें दिया गया है लगभग सभी पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस एक्ट के द्वारा कंपनी की आय से शिक्षा पर 1 लाख रुपये प्रति वर्ष व्यय करने का भी प्रावधान किया गया था। हालांकि यह व्यवस्था लागू नहीं हुआ, लेकिन यह एक अच्छा मूव था। कंपनी के शेयर होल्डर को भारतीय राजस्व से 10.5% लाभांश दिए जाने का भी प्रावधान किया गया था। जो कंपनी का जो शेयर होल्डर था उसे भारत के राजस्व, यानी कि जो भारत में जितना भी कंपनी को राजस्व मिलता था, जितना भी उसको रेवेन्यू जनरेट होता था, उसका 10.5% लाभांश के रूप में शेयर होल्डर को दिए जाने का भी प्रावधान किया गया था। इस एक्ट के द्वारा जो एक इम्पोर्टेंट प्रावधान किया गया था वह था कि ब्रिटिश क्राउन ने इंडियन सब्जेक्ट्स यानी जो इंडिया के जो नागरिक थे को ब्रिटिश कोर्ट्स में केस फाइल करने का अधिकार दिया था। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट इसको मान सकते हैं। इससे पहले इंडियन सब्जेक्ट्स यानी कि नागरिक को ब्रिटिश कोर्ट्स में केस फाइल करने का अधिकार नहीं था। इस एक्ट के माध्यम से लोकल गवर्नमेंट को अपने एरिया में कर लगाने और वसूल करने का अधिकार मिला था। उससे पहले सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को जो कर लगाने का अधिकार था या ब्रिटिश गवर्नमेंट को कर लगाने का अधिकार था। दोस्तों, इस एक्ट का अगला जो प्रावधान था वह यह था कि ब्रिटिश क्राउन का कंट्रोल इंडिया पर और भी मजबूत हुआ। अब हम लोग चार्टर अधिनियम 1833 को पढ़ेंगे। दोस्तों, चार्टर अधिनियम 1833 को सेंट हेलिना एक्ट 1833 भी कहा जाता है। सेंट हेलिना एक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि अफ्रीकी महाद्वीप के बगल में एक सेंट हेलिना नामक एक द्वीप था जिस पर कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था। वह अधिकार अब ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चला गया था, इसीलिए इसे सेंट हेलिना एक्ट भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इस एक्ट का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो विशेषताएं हैं, चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। इस एक्ट में ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा में यह अंतिम कदम था, यानी कि जो चरम बिंदु था केंद्रीकरण का, इसके बाद धीरे धीरे करके विकेंद्रीकरण शुरू हुआ था। इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था अब वह भारत का गवर्नर जनरल बन चुका था। उसे सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां प्रदान की गई थी, यानी कि सिविल के साथ साथ उसे मिलिट्री, सिविल और मिलिट्री दोनों पावर दिया गया था।
भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड विलियम बेटिक थे। ये हैं लॉर्ड विलियम बेटिक। ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। भारत सरकार का भारत में अंग्रेजों के कब्जे वाले पूरे प्रादेशिक क्षेत्र पर अधिकार होना तय किया गया था। यानी कि भारत सरकार कहने का मतलब है उस समय का जो ब्रिटिश सरकार था उसका अब भारत में अंग्रेजों के कब्जे वाले जितने भी प्रदेश थे उस सभी पे जो अब किसका अधिकार होगा, भारत सरकार यानी कि ब्रिटिश सरकार का अधिकार होगा। क्योंकि उस समय में भारत सरकार का मतलब होता था ब्रिटिश सरकार, क्योंकि ब्रिटेन का ही अधिकार था यहाँ पे। अगला जो इम्पोर्टेंट विशेषता है कि इसने बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे उनके पास पहले विधायी शक्तियां हुआ करता था, यानी कि लेजिस्लेटिव पावर होता था, वह कानून बना सकते थे। अब उनसे ये शक्तियां भी छीन ली गई थी। और भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो पूरे ब्रिटिश भारत में जितना भी प्रदेश था जहाँ पे कि ब्रिटिश का शासन था के लिए विशेष विधायी शक्तियां प्रदान की गई कि विशेष परिस्थिति में वह वहाँ के लिए कानून बना सकते थे। दोस्तों, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की एक वाणिज्यिक संस्था के रूप में गतिविधियों को समाप्त कर दिया। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ इस पॉइंट पर आकर कंपनी एक वाणिज्यिक संस्था यानी कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट ना होके अब एक पॉलिटिकल और एक विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। यानी कि अब उसे व्यापारिक कार्य नहीं करना था। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। इसमें प्रावधान था कि भारत में कंपनी के क्षेत्र उसके द्वारा यानी कि जो क्राउन थे उनके नाम पे या उनके अधिकारी और उनके नाम पे या उनके ट्रस्ट पे ही रखे जाएंगे। यह पॉइंट उतना इम्पोर्टेंट नहीं, इसलिए मैंने इसे छोटा सा टेक्स्ट में लिखा हूँ। जितना भी बड़ा टेक्स्ट देखते हैं, जितना भी ये लार्ज टेक्स्ट है उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, और छोटा जो टेक्स्ट है उसमें उतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, उसको बस एक बार देख लेना है। बाकी जो फॉन्ट का साइज जहाँ पे भी बड़ा है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसे आप लोगों को याद रखना है। 1833 के चार्टर एक्ट ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली शुरू करने का प्रयास किया। यह एक सिर्फ प्रयास था दोस्तों, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है इसको कभी लागू होने ही नहीं दिया। आगे चलकर यह 1853 का जब चार्टर एक्ट बनेंगे तो उसमें देखेंगे कि वहाँ पे यह प्रावधान मूल रूप से लागू हुआ। हालांकि दोस्तों, उससे पहले क्लोज कंपटीशन हुआ करता था। कुछ प्रावधान था कि एक लेवल पे जो शेयर होल्डर्स होते थे वह नामित करता था कुछ कैंडिडेट्स को, फिर उस कैंडिडेट्स में से जो है कुछ का चयन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा जो है की जाती थी। इसीलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कभी नहीं चाहता था कि उनके पास से यह शक्ति जाए। दोस्तों, अगला जो महत्वपूर्ण प्रावधान है वह है कि भारतीयों को कंपनी के अधीन कोई भी स्थान, कार्यालय या रोजगार प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जा सकता था। यानी जो भारत के नागरिक थे, जो भारतीय थे, उसको कंपनी में या कंपनी के कार्यालय में रोजगार प्राप्त करने का पूरा अधिकार दिया गया था। इस तरह का प्रावधान इस एक्ट में था। कानून बनाने पर पेशेवर सलाह लेने के लिए जो है गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानून सदस्य को जोड़ा गया था, यानी कि लॉ मेंबर को जोड़ा गया था, जो गवर्नर जनरल का जो काउंसिल होता था। गवर्नर जनरल का काउंसिल में अभी कुल 3 मेंबर हुआ करता था, लेकिन यह चौथा मेंबर भी उसमें जोड़ा गया था, और इस मेंबर को तभी जगह मिलता था जब कानून के मामले पर बात हो रहा होता था। अदरवाइज यह उस काउंसिल का मेंबर परमानेंट मेंबर नहीं होता था। जब भी कोई लॉ बनता था, कोई भी कानून बनता था, तभी जाके लॉ मेंबर उसका सदस्य हुआ करता था। इस तरह से लॉर्ड मेकाले जो है विधि सदस्य बनने वाला पहला व्यक्ति था। यह इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। जो पूछ सकता है कि कौन जो है विधि सदस्य बनने वाला भारत में पहला व्यक्ति था, तो लॉर्ड मेकाले विधि सदस्य बनने वाला पहला व्यक्ति था। अगला पॉइंट है कि गवर्नर जनरल काउंसिल को एक भारतीय विधि आयोग स्थापित करने का निर्देश दिया गया था, यानी कि लॉ कमीशन की स्थापना करने का भी इसमें प्रावधान था। और आगे जाकर भारत का पहला विधि आयोग लॉर्ड मेकाले की ही अध्यक्षता में गठित हुआ था। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारत में सभी ब्रिटिश क्षेत्रों के लिए एक विधि परिषद की स्थापना की गई थी। विधि परिषद का मतलब है कि यहाँ पे जो है लॉ काउंसिल कह सकते हैं, जहाँ पे कि विधि से रिलेटेड कार्य किए जाते थे, यानी लॉ से रिलेटेड कार्य किए जाते थे। आज की विधानसभा से इसकी तुलना की जा सकती है, हालांकि इसमें कुछ अलग तरह का प्रक्रिया अपनाया जाता था। इस तरह से पहली बार विधायी कार्यों को राज्य के कार्यकारी कार्यों से अलग कर दिया गया। इस प्रकार पहली बार विधायी कार्यों को
राज्य के कार्यकारी कार्यों यानी कि जो एग्जीक्यूटिव वर्क था, एग्जीक्यूटिव वर्क और ये हुआ लेजिस्लेटिव वर्क, तो दोनों को अलग अलग कर दिया गया। अब जो है विधायी कार्य के लिए विधि परिषद और कार्यकारी कार्य के लिए जो है एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यकारी परिषद काम करता था। दोस्तों, इसके बाद एक इम्पोर्टेंट जो अधिनियम है वह है चार्टर अधिनियम 1853। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिनियम है क्योंकि यहाँ पे आके भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बेड़ा गर्क होने वाला था। तो चलिए इस एक्ट का सिग्निफिकेंट जो प्रोविज़न था उसको एक एक करके देखते हैं। जो पहला प्रोविज़न था कि इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग कर दिया गया। यानी कि जो एग्जीक्यूटिव वर्क था और जो लेजिस्लेटिव वर्क था दोनों को अलग अलग कर दिया गया। यानी कि एक लेजिस्लेटिव विंग होता था और एक एग्जीक्यूटिव विंग होता था। लेजिस्लेटिव विंग का काम था कानून बनाना और कार्यकारी विंग का जो कार्य था वह था कानून को लागू करना या एक्सिक्यूट करना। इसने एक अलग गवर्नर जनरल विधान परिषद की स्थापना की जिसे भारतीय विधान परिषद के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो भारतीय विधान परिषद का काम था वह था भारत में कानून बनाना या भारत के लिए या ब्रिटिश इंडिया के लिए कानून बनाना। दोस्तों, जो अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 6 नए विधान पार्षद को परिषद में शामिल किया गया था। इसने पहली बार भारतीय या केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की थी। स्थानीय प्रतिनिधित्व का मतलब है कि जो लोकल लेवल से जो है रिप्रेजेंटेटिव था वह जाके इस परिषद में सदस्य हो सकता था। इस तरह से जो 6 नए विधान पार्षद सदस्यों में से 4 सदस्यों की नियुक्ति मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा के जो स्थानीय यानी कि प्रांतीय सरकार था उनके द्वारा की जानी थी। दोस्तों, परिषद का यह विधायी विंग एक लघु संसद या स्मॉल पार्लियामेंट के रूप में कार्य करता था तथा ब्रिटिश संसद जैसी प्रक्रिया अपनाता था। हालांकि परिषद में किसी भारतीयों ने भाग नहीं लिया था। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। इससे आगे जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है यह कि इसने सिविल सेवा के चयन और भर्ती की एक खुली प्रतियोगिता प्रणाली शुरू की थी। 1833 का जो अधिनियम था उसमें खुली प्रतियोगिता शुरू करने की प्रयास किया गया था। उसके द्वारा एक प्रयास किया गया था। हालांकि कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरोध के बाद वह कभी अस्तित्व में आया ही नहीं। लेकिन यहाँ पे जो है आके यह प्रावधान कहीं ना कहीं सफल हुआ। अब कोवेंटेड सिविल सर्विसेज जिसको विशिष्ट सिविल सेवा भी कहा जाता था भारतीयों के लिए भी खोल दी गई थी। साथ ही साथ भारतीय सिविल सेवा समिति लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में गठित की गई थी। इसे मेकाले समिति भी कहा जाता है जो कि 1854 में गठित किया गया था। वहीं लॉर्ड मेकाले साहब जो कि पहला विधि आयोग का भी अध्यक्ष थे। दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग 1773 से लेकर 1853 तक का जो भी महत्वपूर्ण एक्ट था उसका जो प्रावधान था जो विशेषताएं थी एक एक करके हम लोगों ने पढ़ लिया। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारे नए वीडियो की सूचना आपको मिल सके। और हाँ, वीडियो को अपने परिवार एवं दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अपने विचार और सुझाव नीचे कमेंट्स में दें।